दोस्तों नमस्कार। ये जो तमाम युवा आप देख रहे हैं यहाँ पे तख्तियों लेकर खड़े होकर के, ये कोई एलियन नहीं है। ये वो चयनित बंद दरोगा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी रातें ख़राब की है, पढ़ पढ़ करके अपनी आंखें ख़राब कर दी हैं। और जून माह की तपती हुई धूप में इन्होंने 25 किलोमीटर की दूरी दौड़ करके तय की है, फिजिकल दे करके। वो आज अपना हक मांगने के लिए 4 सालों से इस प्रकार से रोडों पे प्रयासरत है। और हमारी उत्तराखंड सरकार इतनी दयालु सरकार, इतनी बढ़िया सरकार, जो कि डबल इंजन की सरकार है, और ये 4 साल से इन अभ्यर्थियों को इसी प्रकार से रोड पे भटका रही है और इनकी पीड़ा किसी ने नहीं समझी है। इनकी पीड़ा समझी है तो इन्हीं की तरह एक नौजवान पत्रकार ने, तन्मय बहुगुणा जी ने आज प्रयास किया है इनके बीच में आने का और उन तमाम अफवाहों का जवाब ढूंढने का प्रयास किया है जो कि फेलियर, अचयनित अभ्यर्थी, असामाजिक तत्व बाहर फैला रहे हैं। आपको आज तमाम जानकारी मिलने वाली है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको आगे आने वाली इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो मिलते रहें। तो आज आपको ले चलता हूँ तन्मय बहुगुणा जी के साथ में और उन तमाम युवक युवतियों के साथ में जिन्होंने अपनी दिल की पीड़ा यहाँ पर बताई है, बयां की है उन्होंने कि कितनी पीड़ा हो रही है उनको। फौजी भाई ने भी अपनी व्यथा सुनाई। यहाँ पे आप ध्यान से सुने, आपको पूरी जानकारी पता चलने वाली है आज दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं तन्मय बहुगुणा के साथ। जो युवा है, आप देखिए, वन दरोगा चयनित अभ्यर्थी आयोग संवाद सम्मेलन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी आज कुछ मांगे उठ करके आ रही है और बड़ी ताज्जुब की बात है, प्रेस क्लब में आज सभी लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जिसमें उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी और वो तमाम दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। और लेकिन उससे पहले मैं भाई साहब के पास आऊंगा। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले सर, मेरा नाम योगेश सती है। मेरा जो जिला है होम डिस्ट्रिक्ट चमोली है, हाल निवास देहरादून है। और हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी, हमारा जो वन दरोगा एग्जाम था 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था। 2021 में इसका एग्जाम होता है, जुलाई के महीने में एग्जाम होता है। और एग्जाम ऑनलाइन था। पहले मैं क्लियर कर दूं, एग्जाम ऑनलाइन था जिसका रिजल्ट आना चाहिए था 2-3 महीने के अंदर। रिजल्ट आया 6 महीने के अंदर। जनवरी 8 तारीख 2022 को रिजल्ट आता है इसका। और उसके बाद फिर 6 महीने बाद इसका फिजिकल होता है। जून के महीने में 25 किलोमीटर की रेस हमारी थी। वो हमारे सब जो हमारे कैंडिडेट है, चयनित अभ्यर्थी, सबने पूरी करी है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये रेस वैसी नहीं थी कि इसमें क्या था कि अगर हमारे पैर में ट्रैकर लगा था, मशीन ने उसको रीड, अगर एक बार रीड कर लिया तो उसके बाद चाहे बारिश हो, चाहे धूप पड़े, ओले पड़े, बर्फ पड़ जाए, आपको भागना है क्योंकि टाइम शुरू हो चुका है आपका। फिर आपका जो आपको टाइम मिलेगा उतने में आपको पूरा करना है, चाहे आप रुको या बैठो या चलो या भागो, जो मर्जी करना है। तो जून के महीने में फिजिकल हमारा हो चुका है, तब से अब तक हम वेट कर रहे हैं। जुलाई 15 को इनका फिजिकल रिजल्ट भी आ चुका है। फिजिकल में जो बच्चे क्वालिफाई हुए, नॉन क्वालिफाई, वो भी आ चुका है। कितना इन सबके बीच में, इस पूरे जो आपने जैसे बताया कि जून के समय आपकी ट्रेनिंग हुई, लेकिन उस समय से लेकर के अभी तक कितना समय बीत चुका है, कितना काल बीत चुका है? लगभग 4 महीने हो चुके हैं फिजिकल से अभी तक हमको। और फिजिकल का रिजल्ट जुलाई 15 तारीख को आ चुका था। लगभग तब से भी हमको लगभग ऑलमोस्ट 3 महीने से ज़्यादा हमको हो चुके हैं। अब हमारा प्रोसेस डीवी बचा था बस। हम लोग तो इस उम्मीद में थे कि जुलाई 15 को हमारा फिजिकल का रिजल्ट आता है और जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में हमारी डीवी हो जाएगी और अगस्त के एंड और सितंबर की शुरुआत में हम लोग को ज्वाइनिंग का पूरा भरोसा था। बट उस बीच क्या हुआ कि कुछ प्रकरण आपको देखने को मिलेंगे, कोर्ट प्रेस के सामने आए हैं। बट अब क्या हो रहा है कि हमारी भर्ती के ऊपर भी लोग आरोप लगा रहे हैं, जबकि बाकी सारी भर्तियां वो ऑफलाइन हैं जिसमें पेपर छपता है प्रिंटिंग प्रेस में। हमारा ऑनलाइन एग्जाम है जिसमें पेपर कुछ ही समय पर डाउनलोड होता है। तो इसमें आपको कमी कहाँ पर लग रही है? किसकी तरफ से आपको लग रहा है कि यहाँ पर कमी है? विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? ये कमी तो है आयोग की, क्योंकि आयोग और सरकार जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं आपस में। और अभी जो जांच, जो प्राथमिक स्तर पर जांच आयोग ने करी थी, तो आयोग ने 8 बंदों को ब्लैकलिस्ट किया था। उनका नाम रिजल्ट में नहीं था। अच्छा। जो हम देख रहे हैं कि बहुत हो हल्ला मच रहा है मीडिया में कि 8 लोगों का नाम, वो उनको मैं क्लियर कर दूं, उन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है। वो आयोग के जो हमारे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष एस राजू जो थे, उन्होंने हर बच्चे का लॉगिन पैटर्न को एनालाइज किया था। उसके बाद उन्होंने 8 बच्चों को चिन्हित किया था और उन्होंने उन्हीं की जांच एसटीएफ को सौंपी है। लगभग 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं एसटीएफ की जांच को, बट नवा बच्चा आज तक नहीं पकड़ा गया है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब आप 2 महीने में किसी को नहीं पकड़ पाए हो, तो अब ये जो जांच है, जांच जो खेल रहे हो बच्चों के साथ, आप वो अपनी जांच को सौंप दो आयोग को या सरकार को, और सरकार अपना प्रोसेस आगे बढ़ाए। मतलब जी, चलिए आपके पास आएंगे, और युवाओं से भी बात करेंगे। और इसमें एक ताज्जुब वाली बात एक और निकल के आ रही है कि अब उत्तराखंड का जो युवा है वो इतना मजबूर हो चुका है कि अपने हाथ में कुछ ऐसे भी बोर्ड है जिसमें हमको कुछ देखने को मिला। मैम दिखाएंगे आप? ये देखिए आप, नियुक्ति दो या जहर दो। जहर खाने के लिए मजबूर कर दिया है और नौकरी के नाम पर नौकरी नहीं है और बेरोजगारी की दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आखिर विकास किसका हो रहा है इसके बीच? आखिर जो ये विकास की नदी है, ये ना तो युवाओं के लिए बह रही है, ना ही किसी और अन्य इंसान के लिए। ये सिर्फ नेता, विधायक और मंत्रियों के लिए बह रही है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका रतूड़ी है और मैं ऋषिकेश से आई हूँ। तो ये जो आपने हाथ में पकड़ा है आज, ये क्या सोच के पकड़ा आपने? नियुक्ति दो या जहर दो? वो तो या तो अगर नियुक्ति नहीं देंगे वो तो सच में जहर पकड़ा देंगे, फिर क्या होगा? तो हम वही खा लेंगे अब, क्योंकि और कुछ हमारे पास मौका उन्होंने छोड़ा नहीं है करने के लिए। अब हमने हमारा जो धर्म था, हमने हमारा पढ़ाई का धर्म था, हमने अभी पढ़ना था, हमारे एग्जाम से आगे हमें उनके लिए पढ़ना था, पर हम यहाँ पे अभी खड़े होकर अपनी नियुक्तियों के लिए भीख मांग रहे हैं। अब ये हमें धामी सरकार में कह रही है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, तो मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि वो न्याय भी कब करेंगे? अब अन्याय तो नहीं होने देंगे, पर अन्याय भी तो करो हमारे साथ।
बोलने में लगे हुए हैं कि हम मेहनती छात्रों को आगे उनके लिए सोचेंगे। तो कितना सोचोगे, कितना टाइम चाहिए आपको? 4 साल हो चुके हैं हम लोगों को। हम यहाँ रोड पे कभी हम आयोग जाते तो आयोग वाले कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। वहाँ पे जब बडोनी सर थे तो बडोनी सर ने कहा था कि सितंबर में इनका डीवी हो जाएगा। सितंबर अब जाने को हो रखा है, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया आगे। तो हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि कब होगा, कब तक हम ऐसे ही यहाँ पे खड़े रहेंगे, इनके पचड़ों में फंसे रहेंगे? कभी वो कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, जांच भी पता नहीं कब तक होगी। अगर पंचवर्षीय योजना चलानी थी तो फॉर्म में लिख दिया करो ना कि ये 5 साल तक चलेगा। इस मामले में अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों से बात करी है? कहीं अगर मुख्यमंत्री साहब के साथ आपकी बात हुई हो या किसी के साथ? जी, सीएम सर से भी हमने बात करी थी। उन्होंने कहा था कि हम आपका कुछ अहित नहीं होने देंगे। तो हित कब करोगे, यही हमारा उनसे क्वेश्चन है। अब ये सवाल तमाम युवा पूछ रहा है और ये वही युवा है दोस्तों। आप यकीन मानिए, ये जैसा कि आप देख रहे हैं वन दरोगा की भर्ती वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपनी भर्ती तो निकाल दी है, लेकिन ये तैयारी अब इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। और पीछे आप एक बोर्ड मैंने और देखा था यहाँ पर, ये देखिए, वन दरोगा अभ्यर्थियों की यही पुकार, जंगल और हमें आग लगने से पहले नियुक्ति दे सरकार। यानी अब धीरे धीरे, जैसे आप मौसम भी देख पा रहे होंगे, तमाम गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगी और उन जंगलों की आग बुझाने वाले युवा जिनको अपना काम करना चाहिए था, जिनको अपने ऑफिस में बैठ करके अपनी तनख्वाह लेनी चाहिए थी, अपना काम करना चाहिए था मेहनत से, वो आज यहाँ पर खड़े, तब चाहे वो तमाम महिला हो, तब चाहे वो पुरुष हो। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ सिंह है। तो कहाँ से आया? मैं उत्तरकाशी जो सीमांत जिला है उसका सबसे आखिरी गांव ग्राम मुखवा से हूँ। और मैं कल दिन में बाइक चला के आया हूँ। रोड ब्लॉक है, आपको पता है रोडों का हाल क्या है। मैं सुबह यहाँ कल रास्ते में रुक के यहाँ सुबह पहुँचा हूँ, सुबह 7 बजे से ड्राइव करके यहाँ पे 11 बजे पहुँचा हूँ। लेकिन हमें जो यहाँ आके डीवी के लिए जिसलिए हमें डीवी के लिए यहाँ आना था, और हम यहाँ आ रहे हैं किस चीज़ के लिए? धरना प्रदर्शन करने को। हमारे बीच में ऐसी महिलाएं भी है ना, जो शादीशुदा हैं। जिस टाइम उन्हें एग्जाम की तैयारी फॉर्म भरा था 2019 में, उनकी शादी नहीं हुई थी। 19 के बाद उनके फॉर्म भरा, एग्जाम हुआ 2021 में, है ना। 21 में एग्जाम होके अब उनकी शादी भी हो गई है। अच्छा, शारीरिक परीक्षा से पहले वो गर्भवती नहीं थी, अब उनके बच्चे तक हो गए हैं साहब, है ना। हमारे बीच में ऐसी महिलाएं हैं, है ना। और सरकार क्या चाहती है? अब आप बताइए, उस जून की गर्मी में, 28-29 जून के जो उस गर्मी में हमने फिजिकल दिया, क्या वो बहनें हमारी अब उस फिजिकल के लिए लायक होंगी? उस टाइम तो सक्षम थी, क्योंकि उन्हें पूरे, अब आपको भी पता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक परिवार में होती है। पहाड़ की महिलाएं, है ना। आप लोग बस मजाक बना रखा है सरकार ने, एजेंडे पे एजेंडा बना रहे हैं हमेशा। एक्स आर्मी पर्सन है भाई साहब। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? सबसे मेरा नाम दिनेश बेलवाल है। तो आज क्या लगा आपको, आज आप इतने सारे युवाओं के बीच में खड़े हैं? क्योंकि आर्मी एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप आर्मी से बाहर आते हैं तो पूरा ही आपको दुनिया ही अस्त व्यस्त एकदम अलग ही लगती है पूरी, क्योंकि वहां पे पूरा डिसिप्लिन है। तो क्या लग रहा है आपको जब आप बाहर आए होंगे? आपने उम्मीद करी थी कि बाहर के युवाओं का ये हाल होगा उत्तराखंड में? बिल्कुल नहीं सर, मेरे को जब हम फौज में थे तो मैं आज यहाँ पे आके यही सोच रहा हूँ, जब एक मुख्यमंत्री महोदय को 4 साल एक भर्ती को पूरा कराने में लग रहा है, अगर यही निर्णय इतनी देरी में अगर वो वहाँ पे लेते बॉर्डर में, तो आज तक तो भारत लुट चुका होता है ना। आप तमाम देख रहे हो, ये सब युवा लोग जो है इतने, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए प्रोडक्शन करना था, आज उत्तराखंड के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी थी, वो आज इन तथ्यों के लेकर घूम रहे हैं कि जहर दो, वो जहर खाने के लिए मजबूर हो रखे हैं, है ना। हमें भी, अगर हम अपनी बात करूँ मैं, तो मैं आज 40+ हो चुका हूँ और हमारे तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर में, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल जीरो हो रखी है साहब। तो हम चाहते थे कि चलो जल्दी से नौकरी लग जाए। आए थे, फटाफट से नौकरी भरा, फॉर्म आया था। हमें नहीं पता था कि ये सरकार जो है तो इसको अपना चुनावी एजेंडा बना करके एक चुनाव से लेकर के दूसरे चुनाव में ले जाएंगे, फिर कैंसिल करके फिर दूसरे चुनाव में ले जाएंगे। इस प्रकार हमें पता नहीं था। नहीं तो हम अपना गेट पे कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर लेते, गेट पे ही कहीं गेट खोल लेते। जिस प्रकार से बोलते हैं कि धामी जी भी जो है तो सैनिक परिवार से है, हमें विश्वास था कि जल्दी से जल्दी समय सैनिक लोगों के लिए रोजगार खुलेंगे। और उनको कहते तो युवा भी हैं, लेकिन युवाओं के बारे में हित में उन्होंने सोचा कहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा है सर। जो कुछ सोच रहे हैं अच्छा भी सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ भी हो रहा है, हम ये नहीं कहते नहीं हो रहा है। लेकिन जो भर्ती के मामले में कॉन्सेप्ट हम देखें तो वो बिल्कुल ही जो है तो उदासीन रवैया अपना रहे हैं। सभी भर्तियां लगभग लटकी हुई है। हमारी भर्ती जो है तो 2019 से लेकर 2022 खत्म होने वाला है, 4 साल ऑलमोस्ट होने वाला है। तो 4 साल में क्या एक भर्ती को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो? तो यही मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है। पर्सनली एक आर्मी बैकग्राउंड होने के नाते, वो भी एक आर्मी बैकग्राउंड से है, तो मेरा एक पर्सनली उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस भर्ती में जल्दी से जल्दी निर्णय ले और इसका रिजल्ट फाइनल करके और इसका डीबी करवा करके हमको नियुक्ति दे, चाहे वो किसी भी सशर्त तरीके से हमको नियुक्ति दे, चाहे हमको एफिडेविट भरवा कर नियुक्ति दे। बिल्कुल नियुक्ति दे, और नियुक्ति हो भी क्यों ना। भाई साहब, एक बात और आप पता कि देखिए, यहाँ पे जितने युवा इस वक्त आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार सारे युवाओं को दिखाएं, सारे युवाओं को दिखाएं। और ये वो युवा हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं। कोई केदारनाथ से आया है, कोई उत्तरकाशी से आया है, कोई रुद्रप्रयाग से आया है, तो कोई देवप्रयाग से आया है, लेकिन सब आए हैं आज देहरादून में, जहां पर नकली राजधानी जिसको कहा जाता है, नेताओं की नकली राजधानी। और धामी जी भी युवा बैठे हमारे यहीं पे। तो क्या क्या मांग लेकर के आप सोच के आए थे? सर, मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा, धामी जी केदारनाथ से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता आशीर्वाद मिलेगा जब वहाँ के लोग ही खुश नहीं है, तो आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा। और हम तो चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े और हमें भी साथ में आगे ले जाए। हमारी तो यही मांग है, ऑनलाइन भर्ती परीक्षा है जल्दी से जल्दी फिनिश की जाए। इससे पहले यूके त्रिपल एससी ने एक ऑनलाइन पेपर कराया था प्रशिक्षण प्रचार अधिकारी का, उसका रिजल्ट 3 महीने में दिया है और वो क्लीन है। 6 शिफ्ट में कराया था, नॉर्मलाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? और सर, उस एग्जाम में मैं सबके सामने बोल दूँ, 1 नंबर से बाहर हुआ हूँ और यहाँ पे मैं टॉप 10 में हूँ। तो सर, ये गलत है ना। आप एक नॉर्मलाइजेशन के चलते मेरे को बाहर कर रहे हो और जब मैं यहाँ निकल रहा हूँ तो आप मेरे को सड़कों पर भेज रहे हो। तो सर, यही है कि जल्दी से जल्दी दो। अभी तक जो आप सब लोग जहाँ से आए हैं, पेपर से लेकर के पूरा आपने जो अभी तक का कितना लगभग आपने एक मोटा खर्च कर दिया होगा हिसाब से?
हुआ ये था कि एक्चुअल में हम रिजल्ट के बाद से ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं कि आने जाने, हम इतने रईस परिवार से तो है नहीं, क्योंकि अगर हम रईस परिवार से होते तो शायद वन दरोगा की नौकरी के पीछे हम नहीं भागते। हम भी किसी मंत्री की तरह अच्छी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में अभी घूम रहे होते, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते। तो हम सब लोगों ने क्या किया था कि हमें पता था कि संघर्ष बहुत लंबा होने वाला है, तो फिजिकल के लिए पहले हमने दौड़ भाग शुरू करी कि हमारा फिजिकल करा दीजिए, गर्मी आने वाली है। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी कई लोगों की डेथ हो चुकी थी फिजिकल में। तो माननीय बडोनी जी जो थे, उन्होंने थोड़ा सा समय तो लिया, लेकिन उन्होंने फिजिकल हमारा जो है करवा दिया था। उसके बाद क्या होता है, हमारा रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसके बाद ये जो है डिले होता जाता है, वीडियो की जांच खुलती है। तो हम लोगों ने क्या किया था, सब लोगों ने जिससे जितना हो पाया 1000-2000 वो हमने कलेक्शन किया था। तो हम जगह जगह जाते हैं, कभी किसी मंत्री से मिलते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो देने में असमर्थ होते हैं, तो हम लोग उनके बदले भी दे देते हैं। दूर दूर से लोग आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इतने लोग चंपावत से, धारचूला से, मुंशियारी से आए हैं, तो आप खुद लगा लीजिए वहाँ से यहाँ तक आने का किराया, यहाँ खाने पीने का, रहने की व्यवस्था जिन लोगों के पास नहीं हो पाती, हम लोग मिल बांट के करते हैं। और वो भी इस बात पे है कि हम सब लोग अभी बेरोजगार हैं, हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। जी, आऊंगा मैं आपके पास, थोड़ा लंबा समय हो जाएगा ना। देख सकते हैं आप मिल बांट कर काम करते हैं, यूनिटी यहाँ पर धीरे धीरे बनती हुई। मैम कहाँ से आए आप? सर मेरा नाम रश्मि सुपियाल है और मैं अल्मोड़ा से आई हुई हूँ और अकेले यहाँ आई हुई हूँ। और धामी सरकार से हमें ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि वो हमें इस तरह से यहाँ बुलाएंगे कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बजाय यहाँ धरने में बैठने के लिए आ रहे हैं। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन किसी की बहुत अच्छी भी हो सकती है और कोई इतने लो कैटेगरी है कि मतलब उनको फिजिकल के आने के लिए भी रुपए यहाँ वहाँ से मांगने पड़े थे। सर मैं सरकार से बस ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आपको इस वैकेंसी को कराने के लिए इतना टाइम लेना पड़ रहा है, तो आपके चुनाव की काउंटिंग कैसे जल्दी हो जाती है? आप क्यों विधानसभा के जितने भी नियुक्त होते हैं उनको इतनी जल्दी शपथ दिलाते हो कि उन लोगों के टाइम की वैल्यू, हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? तो सर मेरी यही सबसे गुजारिश है, चाहे कोई भी इसे सुन रहा हो, मुख्यमंत्री महोदय सुन रहे हो, राज्यपाल महोदय सुन रहे हो, या फिर यहाँ हमारा आयोग सुन रहा हो, कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दें, क्योंकि गर्ल्स की जो अभी पहाड़ में सिचुएशन है वो इस लायक नहीं है कि वो आज अगर मैं यहाँ पर आके खड़ी हूँ, हो सकता है कि 2-3 महीने बाद ये सिचुएशन ना बन पाए कि मैं यहाँ वापस आ सकूँ। जी, और अब लास्ट में जाते जाते मैम के पास आना चाहूंगा। मैम सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि एक तरफ बात होती है, तब चाहे मुख्यमंत्री जी को छोड़िए, मोदी जी तक ये बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को प्राथमिकता। अब तो देहरादून से दिल्ली जाने की तक एक उन्होंने बस खास लगा दी जिसमें सिर्फ महिलाएं ही सफर करेगी। लेकिन यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति अभी हो रखी है, उसको देखिए क्या लग रहा है, ये सारे काम सफल हो सकते हैं? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ कहने के लिए है, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड में कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ये चीज़ होती, अगर इस चीज़ को रियली में इसमें वर्क करा जाता, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती कि कोई भी भर्ती हो जाए उसमें यहाँ पर लड़कियाँ ऐसे आके दर दर भटक रही होती। या फिर उन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि चाहे कोई भी लड़की हो, उसके साथ बहुत कंडीशन चलती है, फैमिली कंडीशन हो, आगे एक रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्यूचर होता है, बहुत कुछ चलता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि एक लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, जॉब सबका हक है और टाइम पे हक है। एक टाइम पीरियड होता है, हर चीज़ का डिफाइंड टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर जॉब मिलनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप निकाल रहे हो विज्ञापन 2019 में, 2022 तक भी उसका कुछ अता पता नहीं है, 2023 में भी कुछ पता नहीं है। तो ये तो बहुत ही लैक ऑफ सिस्टम है, कितनी कमी है ये गवर्नमेंट में, पर इसको कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है। जब अगर कोई चीज़ टाइम पे नहीं हो रही है तो वो चीज़ होने ना होने का क्या बेनिफिट है। वैसे ही लड़कियों के लिए जॉब टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी जॉब 30 ईयर्स के बाद लगेगी, वो इतनी उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी जो इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, उसकी लाइफ होती है, गर्ल की होती है, वो एक अपनी 22 के अराउंड और 28 तक ही जी सकती है। जी, और बिल्कुल मैं काटना, सॉरी, माफी चाहूंगा आपसे। अब ये वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है, जितने लोगों से बात नहीं हो पाई सबसे माफी चाहूंगा। और तमाम जाते जाते अब एक बात आपको मैं यहाँ कह देना चाहूंगा कि आप तमाम जितनी भी ये भीड़ यहाँ पर युवाओं की देख रहे हैं, ये युवा सिर्फ इतने ही युवा नहीं है, इनका जो परिवार है, उनके परिवार में जो जितने भी सदस्य हैं, अगर धामी जी, मुख्यमंत्री जी, अगर वो पूरे परिवार, वो पूरे जगह से जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, अगर एक बार धरना प्रदर्शन करते हैं तो क्या पता आपका भी तक्का पलट हो जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप तब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद। अब आपको असलियत पता चल चुकी होगी कि असली बात है क्या। आप देख रहे हैं विज्ञप्ति वर्ष 2019 और 2022 खत्म होने वाला है। अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है कि कब ज्वाइनिंग मिलने वाली है। मिलेगी तो मिलेगी, पर कब मिलेगी ये पता नहीं है। तो आप भी मेरी सहायता करें और इस वीडियो को तमाम लोगों तक फैला दें और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।